मैं सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए आज हम देखेंगे सेट बी के 3 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें 11 नंबर का क्वेश्चन 8 ग्राम NaOH 250 ml जल में घुला है, डिजोल्व है, तो विलयन का उस सॉल्यूशन की मोलरता ज्ञात करना है। और हमको पता है कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का भार बाय क्या होता है, अणु भार इंटू 1000 बाय विलय का आयतन। तो हम यहाँ इस पे पुट करेंगे कि क्या होता है। जैसे मोलरता इक्वल हम लिखे तो विलय का भार कितना है ये देख लेते हैं। तो विलय का भार कितना है, 8 ग्राम है NaOH। फिर उसका अणु भार निकाल लेंगे तो कितना है, यहाँ पर 8 है। अणु भार कितना है तो NaOH का अणु भार आप निकालिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए सोडियम का कितना होता है 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 40 हो जाता है। तो ये आपका 40 हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं 40 इंटू 1000 बाय कितना होगा, विलय का आयतन जो वहां पर घुला हुआ है, कितने आयतन में घुला हुआ है तो 250। ठीक है, तो कितना में है ये 250। अब इसको अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाता है। देखिए ये हो गया और ये 4 2 जा 8 यहाँ तक हो गया, और ये 1000 था सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 बचा हुआ है, तो 10 बचा है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 10 हो गया है, ये 2 0 गया, अब 10 बचा हुआ है तो ये आपका 5 से जाएगा। 5 5 जा और 5 2 जा, तो इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/5। तो ये तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आपको क्या ध्यान देना है, विलय का भार कितना ग्राम घुला हुआ है, अणु भार जिस प्रोडक्ट को आपको दिया है उसको आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और ये क्या है आपका 1000 बाई विलय का आयतन लेना है। यहाँ पर विलय का आयतन कितना है 250 ml में था, तो मैंने पूरा कैलकुलेट करके निकाल दिया। यहाँ पर कितना है 4/5 m। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 12वां क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको ये जानना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का सांद्रण कितना होता है, सांद्रण का घात 1 होता है, या अभिक्रिया का जो वेग होता है, दर होता है, किसी एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, जैसे कोई पदार्थ है जो क्या हो रहा है A से B में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं क्या ले लूँ, T = 0 ले लूँ, T = 0 ले लूँ, तब इसका जो सांद्रण होता है अभिकारक का वो कितना होता है, A होता है, और ये 0 हो जाता है। लेकिन समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है, कमी होता है। अब उस कमी को हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं T = हम जैसे टाइम को चेंज करते हैं T टाइम पर लिखते हैं, T टाइम पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सांद्रण है वो बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, A का हो जाएगा A - x। यहाँ तक तो हम जान गए। अब अभिक्रिया की कोटि के लिए हम निकालेंगे अभिक्रिया का वेग। तो वेग निकालने के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये जो सबसे पहले था अभिक्रिया का वेग अभिकारक के 1 घात के समानुपाती होता है, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन समय के साथ जो उसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए dx/dt, और ये हो जाएगा आपका ये 1 घात के समानुपाती हो रहा है, मतलब उस अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, समय के साथ जैसे इसमें परिवर्तन हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A - x। अब समय के साथ इसके परिवर्तन हो रहा है, जो प्रारंभिक सांद्रता में A था, अब इसके समय के साथ परिवर्तन हो जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, A - x लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसको आगे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए dx/dt, और ये हो गया आपका A - x। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर समानुपाती को हटाएंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनल को, तो क्या हो जाएगा dx/dt = k A - x। यहाँ तक आप जान गए। अब हम क्या करेंगे, इसको 75 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा dx/A - x को यहाँ पर ले आइए, A - x = k dt। यहाँ तक तो हम जान गए, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में इस जो समीकरण यहाँ पर बन गया है इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए dx/A - x
इक्वल के डी टी जो लिखे हैं इसमें हम इसका समाकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। जैसे इसका हम समाकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू को आप सीधा पुट कर दीजिएगा। कैसे पुट करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो जाता है, इसका पुट करने पर ये हो जाता है log और ये हो जाता है a माइनस एक्स। जैसे यहाँ पर इसका हम समाकलन करते हैं x बाय a माइनस एक्स का, तो ये हो जाता है log a माइनस एक्स और यहाँ पर x में माइनस चार्ज है इसलिए यहाँ पर log में भी माइनस लग जाता है। अब क्या हो जाता है ये देखते हैं। इक्वल यहाँ पर देखिए k लिखा है तो k का यहाँ पर t, ठीक है, के टी यहाँ पर टी है तो समाकलन करने के बाद डी हट जाता है और यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर समाकलन का स्थिरांक है। इतना हम जान गए यहाँ समाकलन स्थिरांक। अब थोड़ा सा इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। t इज इक्वल जैसे 0 ले लेते हैं, ठीक है, t इक्वल जैसे हम 0 लेंगे तो x इक्वल भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। समय के साथ यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग और ये आपका हो जाएगा a, क्योंकि x की वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो गई। इक्वल क्या हो जाएगा, ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा तो क्या बचा c। तो इस c की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे देखिए, ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल के टी और उसके बाद यहाँ पर है c, तो c की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग a। यहाँ तक तो आप समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर जो माइनस लॉग है उसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग a, यहाँ तक हो गया। उसके बाद माइनस लॉग a माइनस एक्स, इसको लिख लिए, इक्वल क्या हो गया आपका के टी। अब जब इस फॉर्म पे आता है तो इसकी वैल्यू जैसे फिजिक्स में निकालते हैं तो इसकी वैल्यू को सीधा हम पुट कर लेते हैं। a है और a माइनस एक्स है और दोनों तरफ आपका लॉग लगा हुआ है। तब क्या होगा, इसमें दोनों तरफ लॉग लगे रहेगा तो ये देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लॉग और a बाय a माइनस एक्स, ये वैल्यू इसकी आ जाती है। इक्वल क्या हो जाएगा आपका के टी। यहाँ तक जाएंगे। अब हम इसके आगे देखने के लिए देखते हैं। इसको मैं रफ कर रही हूँ। यहाँ तक जैसे आपका हो गया तो अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं ये देखिए। जैसे हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं, अभिक्रिया के वेग की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग a बाय a माइनस एक्स यहाँ तक है और 1 बाय टी यहाँ तक है। अब हम इस लॉग की वैल्यू को चेंज करेंगे, 10 में लाएंगे तो लॉग 10 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है ये ध्यान दीजिएगा। तो k इक्वल 2.303 बाय टी कब हुआ, जब लॉग की वैल्यू हमने क्या रख दिया 10 रख दिया। लॉग की वैल्यू जब 10 रखा था फिर 2.303 आया। अब क्या हो जाएगा a बाय a माइनस एक्स, यहीं तक आपको लेना है। यही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक, यहीं तक आपको लेना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है कि कोई भी अभिक्रिया की दर उस अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करेगी, सांद्रता 1 पर, या उसके अभिकारक के 1 घात के समानुपाती होगी। यहाँ तक हम जान गए। उसके बाद हमने क्या किया, समय के साथ उसके सांद्रता में परिवर्तन कर दिया, उसके बाद उसका समाकलन कर दिया, समाकलन स्थिरांक लेके आए, फिर उसकी वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद फिर लॉग 10 में जैसे ही चेंज किया आपका पूरे समीकरण यहाँ पर आ जाता है। देखते हैं अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर लिखिए कोई 3, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है ये देख लेते हैं। तो कोई भी ठोस या द्रव की पृष्ठीय सतह पर, उसके ऊपरी सतह पर कोई पदार्थ आकर के जुड़ता है, सांद्रित हो जाता है, तो उस घटना को अधिशोषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के केवल ऊपर में आकर के जुड़ रहा है तो इसको अधिशोषण कहते हैं। लेकिन एक ऐसा अवशोषण में क्या होता है कि ये कोई पदार्थ है जिसके अंदर कोई अन्य पदार्थ आकर के ऊपर और अंदर दोनों तरफ समान रूप से जुड़ेगा तो उसको अवशोषण कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जिसमें उसके बाहर और अंदर की सांद्रता में अंतर पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, बाहर और अंदर की सांद्रता में
अंतर पाया जाता है क्योंकि ये केवल ऊपर में ही जुड़ता है, आकर चिपकता है। लेकिन अवशोषण में सांद्रता में कोई अंतर नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि इसमें जो अवशोषण की घटना होता है अंदर और बाहर समान रूप से होती है। सेकेंड है वेग। तो ये अधिशोषण जो होता है प्रारंभ में तीव्र गति से होता है। जब स्टार्ट होता है तो फटाफट इसमें क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है इसके अधिशोषण की तीव्रता कम होती जाती है। लेकिन अवशोषण में क्या होता है, ये तीव्र गति से समान रूप से चलती रहती है। ठीक है, वेग में ये प्रारंभिक में स्टार्ट में क्या होता है, तीव्र होता है और बाद में ये क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, लेकिन ये समान रूप से चलती रहती है। साम्यावस्था देखते हैं तो अधिशोषण में साम्यावस्था बहुत ही जल्दी आ जाता है। साम्यावस्था मतलब समझ सकते हैं, दोनों रूप में, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक में चेंज होना। जबकि अवशोषण में साम्यावस्था जो है बहुत देर से आती है। उसके बाद जो हटाने की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण में जो अधिशोषित पदार्थ है उसको हटाने के लिए इसको हम आसानी से हटा सकते हैं, अधिशोषित पदार्थ को आसानी से हटा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अवशोषण हुआ रहता है उसको हटाने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, स्पेशल मेथड यूज किया जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इसके अंतर को लिख सकते हैं।